हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप शानदार तरीके से क्लास 12th के केमिस्ट्री के साथ हमारे साथ जुड़े होंगे। तो एक बार फिर हाजिर लेकर क्लास 12th के रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 6 को एकदम शानदार तरीके से आज का सेशन होने वाला है। 95 प्लस हमारा टारगेट है आपको बोर्ड एग्जाम में दिलाने का। यदि यूपी में, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, किसी भी बोर्ड के हैं, आपके लिए सेशन एकदम शानदार तरीके से होने वाला है। आज की टॉपिक में पढ़ेंगे अणुसंख्य गुणधर्म और परासरण दाब को एकदम शानदार तरीके से इनका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कह रहा, दो पदार्थों को मिलाने से ठंडा विलयन बनता है। दो पदार्थों को हमने आपस में मिला दिया तो कैसा विलयन बन गया? ठंडा बन गया। कैसा बन गया? ठंडा विलयन बनता है। तो जब दो पदार्थों को मिलाने पर जब ठंडा विलयन बनता है तो कैसा होता है? धनात्मक विचलन वाला। जो ठंडा विलयन होता है वो क्या होता है? धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन वाला क्या होता है? विलयन होता है। जब धनात्मक विचलन होता है तो इसमें से अधिकतम स्थिर को अति मिश्रण होगा या निम्नतम या आदर्श या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? धनात्मक विचलन वाला विलयन होता है क्या? निम्नतम। धनात्मक होगा तो क्या होगा? निम्नतम, और ऋणात्मक होगा तो अधिकतम। तो ठंडा बन रहा है यानी ठंडा बन रहा है तो क्या होगा? निम्नतम स्थिर को अति मिश्रण होगा। तो निम्नतम स्थिर को अति मिश्रण होगा मतलब क्या होगा? जब ठंडा विलयन बनेगा तो क्या होगा? जानिए ठंडा ठंडा औरत क्या होगा? टेम्परेचर कम हो रहा है, घट रहा है, यानी निम्न स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो बढ़ते हैं आगे। एक और होमवर्क हमने दिया था कि किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक। कोई विलायक है, उसमें हमने क्या किया? कोई पदार्थ घोल दिया। किसी विलायक में किसी पदार्थ को घोल देते हैं तो उसका क्वथनांक यानी उबलना क्या हो जाएगा? कम टेम्परेचर पे उबलेगा? नहीं। जब हमारा क्या है? कोई विलायक है, इसमें क्या किया हमने? कोई चीज़ मिला दिया तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। तो किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। फिर क्वथनांक में उन्नयन, ये भी हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे एकदम बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त सा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 18 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा? तो कह रहा है हमारा इसका सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। हल करेंगे। कह रहा है हमारा क्या? ग्लूकोज का अणुभार होता है C6H12O6। ये हमारा क्या? ग्लूकोज हमारा क्या? ए है। ग्लूकोज को हम क्या कर रहे हैं? जल में घोल रहे हैं। किस में घोल रहे हैं? जल में। H2O हमारा हो जाएगा बी। तो कह रहा है क्वथनांक इसका क्या होगा? तो घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होगा? तो हमारा इसका उत्तर, उत्तर तो लिख ही रहे हैं ना। तो क्वथनांक हमारा W ये दिया कितना? 18 ग्राम, और W भी दिया हमारा कितना? 500 ग्राम। अब हमारा ग्लूकोज का अणुभार होता है कितना? 180। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। तो अब हम जानते हैं जल के लिए Kb, जल के लिए हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है क्या? Kb बराबर हमारा कितना होता है? 0.52। अभी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब विलायक, हमारा विलायक क्या है? विलायक हमारा क्या है? विलायक जिसमें हम क्या कर रहे हैं? घोल रहे हैं। जिसमें घोलते हैं वो क्या होता है? विलायक। जो घुलता है वो क्या होता है? विलायक जल। इसके लिए हमारा Tb कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? हमारा पानी उबलने लगता है। तो हमारा Tb नॉट कितना है? हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। और पूछ क्या रहा है? Tb पूछ रहा है। तो घोलने पर मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा?
तो हमारा यहाँ पर आइए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा डेल्टा टी बी बराबर होता क्या है, के बी इंटू डब्लू ए गुणे 1000, के बी इंटू डब्लू ए गुणे 1000 बटे कितना होता है एम ए गुणे कितना डब्लू बी, एम ए गुणे डब्लू बी। तो हमारा डेल्टा टी बी बराबर हमारा हो जाएगा 0.52 और इंटू डब्लू ए का मान कितना हमारा 18 और गुणे 1000 और एम ए 180 और डब्लू बी का मान हमारा कितना है 500 ग्राम। तो हमारा 18 दहिया में 180 और 500 दूना 1000 यानी 52 दूना कितना हो जाएगा 104 यानी 0.0104। तो हमारा डेल्टा टी बी आ गया, ये हमारा क्या आ गया डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर होता है कितना, डेल्टा टी बी बराबर होता है हमारा टी बी माइनस टी बी नाट। तो टी बी माइनस टी बी नाट होता है। तो हमें पूछ रहा क्या, टी बी पूछ रहा, तो क्या करेंगे डेल्टा टी बी प्लस टी बी। तो हमारा टी बी नाट निकालना है तो क्या इधर करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टी बी नाट क्या इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा टी बी पूछ रहा ना, तो हमारा टी बी बराबर हो जाएगा कितना 100 प्लस 0.10 52 दूना 104 2 अंक के यानी 3 अंक पे 1 सेकंड, यहाँ पर 3 अंक पर 10 लगेगा ना। तो 52 दूना कितना हो जाएगा 104.104। तो हमारा 104 जुट जाएगा तो हो जाएगा 100.104 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो हमारा क्या जाएगा क्वथनांक कितना हो जाएगा, टीबी का मान हमारा हो जाएगा इतना 100.104 डिग्री सेल्सियस। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का मतलब होता क्या है। कह रहा किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। अवनमन का मतलब होता है क्या, कम होना। अवनमन का मतलब होता है सीधे कम होना। तो किसी विलायक में लिख सकते हैं, किसी विलायक में, किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से, विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से, विलेय पदार्थ मिलाने से किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक कम हो जाता है। मिलाने से उसका हिमांक कम हो जाता है, उसका हिमांक कम हो जाता है। किसी विलायक में क्या कहिए, विलेय पदार्थ मिलाने से उसका हिमांक क्या होता है, कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये हमारा क्या एक हमने क्या लिया, यहाँ पर जल ले लिया। अब जल है, जल में हमने क्या किया, कोई पदार्थ हमने क्या किया, मिला दिया। हमारा क्या होगा, कोई पदार्थ हमने क्या किया, विलेय कर दिया। विलेय किसी को हम क्या कहते हैं, कोई किसी पदार्थ को क्या कहते हैं, हम घोलते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें घोल दिया। तो ये हमारा क्या है, हमारा विलायक है। विलायक में हम क्या, कोई पदार्थ विलेय करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 बिलियन प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया, बिलियन। हमने विलायक में जल में क्या किया, कोई पदार्थ घोल दिया तो हमें बिलियन प्राप्त हो गया। तो पहले हिमांक क्या था, पहले हिमांक था हमारा TF0, यानी पहले जो था हिमांक हमारा क्या था, TF0। पहले तो उसमें क्या था, हमारा TB0 लिखते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर TF0 हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से मतलब क्या, फ्रीजिंग। और TB रहता क्या होता है, बॉयलिंग, मतलब क्वथनांक। और क्या है हिमांक, मतलब फ्रीजिंग मतलब हिमांक, और बॉयलिंग मतलब क्या, क्वथनांक। क्वथनांक में उन्नयन था, लेकिन क्या है, हिमांक में अवनमन है। तो हमारा TF0 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब
विलायक का हिमांक कितना है, अब विलयन का हिमांक कितना हो जाएगा, बढ़कर क्या होता है, हमने कोई पदार्थ मिला दिया तो हमारा जो बढ़ रहा है TF कितना आ जा रहा है -1 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस था लेकिन क्या हो गया 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया यानी -1 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब डेल्टा TF का मान हम निकालेंगे है, डेल्टा TF बराबर हो जाएगा TF नॉट, पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। ये हमारा क्या होगा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF बराबर होता है TF नॉट माइनस TF। तो हमारा यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा लिख सकते हैं डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF, जहाँ डेल्टा TF हमारा क्या है हिमांक में अवनमन, ये हमारा क्या हिमांक में अवनमन, हिमांक में क्या है यही अवनमन है, अवनमन है, ये हमारा क्या हिमांक में अवनमन है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या कोई चीज़ हमने मिला दिया तो इसके हिमांक में क्या हो रहा है कुछ परिवर्तन हो जा रहा है। तो जल के लिए Kb का मान हमारा जल के लिए हमारा Kf यानी हिमांक, जल के लिए Kf का मान होता है कितना 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमारा Kf क्या होगा जल के लिए इतना हो गया। अब हिमांक में अवनमन डेल्टा TF हम जानते हैं, हिमांक में अवनमन पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ये देखिए हमारा बर्फ, हमारा क्या शुद्ध जल, हमारा क्या था ये जल है, शुद्ध जल है, ये हमारा क्या जल है, कैसा है शुद्ध जल है, शुद्ध जल है। इसको हमने क्या किया बर्फ बना दिया, शुद्ध जल से हमने क्या कर लिया बर्फ बना लिया, हमने शुद्ध जल से हमने क्या किया बर्फ बना लिया, शुद्ध से जल से यहाँ पर हमने क्या किया बर्फ बन गया, शुद्ध जल से बर्फ बन जाता है। जब शुद्ध जल से बर्फ बन गया तो हमारा इसका तापमान क्या था 0 डिग्री सेल्सियस था और यह 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है पिघलने लगता है। मतलब क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा ये बर्फ बन गया, लेकिन पिघल कब रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर, 2 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा ये पिघलने लगेगा, 2 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होगा पिघलने लगेगा। हमने क्या किया पानी से ये बर्फ बना दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तो बन गया लेकिन पिघल कब रहा है 2 डिग्री सेल्सियस पर जाकर पिघल जा रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने जल को लिया, ये हमारा क्या हमने जल को लिया लेकिन इसमें कुछ क्या किया हमने अशुद्धि मिला, कुछ मिला दिया, हमने कोई चीज़ इसमें मान लेते हैं क्या नमक हमने मिला दिया, तो नमक मिला देते हैं तो हमारा ये क्या होगा ये बर्फ बन जाएगा, ये बर्फ क्या आ गया बर्फ बन गया। अब ये क्या होगा बर्फ बन गया। अब हमारा क्या ये बर्फ है, हमने बर्फ बना लिया और यह कितने डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बना -3 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया बर्फ बन गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको 2 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए 2 डिग्री सेल्सियस इसको हमें क्या करना है 2 डिग्री सेल्सियस तो हमें इसको क्या करना है 2 डिग्री सेल्सियस तक लाने में हमें क्या होगा समय तो -3 से 2 डिग्री सेल्सियस -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +0, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। मतलब क्या होगा हमने इसमें कुछ मिला दिया तो क्या होगा बर्फ ज़्यादा समय ले रहा है पिघलने में। यहाँ पर क्या होगा 0 से 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस जब आएगा तुरंत पिघलना चालू हो जाएगा, लेकिन क्या होगा ये -3 डिग्री सेल्सियस पर क्या ये बर्फ बना है तो क्या होगा इसको पिघलने में तो 2 डिग्री सेल्सियस आने में समय तो लगेगा। इसलिए आप जो बर्फ़ खाते हैं देखते होंगे उसमें थोड़ा का नमकीन लगता है, जो आइसक्रीम कुछ होते जो आता है 5 रुपये 10 रुपये वाला जो छोटा वाला होता है तो उसमें देखते हैं क्या उसको थोड़ा सा नमकीन लगता है, तो उसमें क्या होता है नमक मिला दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका क्या होता है उसका हिमांक में क्या होता है कम हो जाता है, उसका हिमांक क्या होता है हिमांक में अवनमन हो जाता है,
अवनमन हो जाता है, जिसका क्या होता है वह अधिक देर में पिघलता है। तो अब आइए समझते हैं। हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ बराबर होता है विलयन की मोललता के सीधे समानुपाती है। जो हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ क्या होता है, विलयन की मोललता के क्या होता है, विलयन की मोललता के या मोललता का सीधा समानुपाती होता है। मोललता के सीधे समानुपाती होता है। मोललता के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, मोललता के सीधे समानुपाती होता है। तो क्या, इसको हम गर्म करें क्या होगा, देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, पिघल रहा है। तो मोललता क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो हमारा डेल्टा टी एफ बराबर लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू मोललता। तो मोललता के सीधे समानुपाती होता, लेकिन हमारा डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा क्या होगा, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा और हमारा क्या है टी एफ है, तो क्या होगा हमारा के एफ आ जाएगा। के एफ का मान कितना होता है जल के लिए 1.5, कितना होता है के एफ जी जल के लिए 1.86, ये याद रखिएगा। और के बी का मान क्या होता है 0.52। तो के एफ इंटू मोललता तो हमारा यहाँ पर दूसरा फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे डब्लू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्लू बी। हमारा क्या होगा, ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया, जहाँ के एफ हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है। ये हमारा क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन क्या है, अवनमन स्थिरांक है। और जो हमारा क्या था वहाँ पर जो क्वथनांक में उन्नयन था, वहाँ पर क्या था, मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और के एफ को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। तो इसका मान क्या होता है, के एफ का मान होता है जल के लिए 1.86। जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 1.86 लगाएंगे, किसके लिए, जल के लिए। तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के एफ का मान है। तो जल के लिए मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कितना होता है। तो हमारा इसको के एफ का मतलब होता है, इसको लिख सकते हैं के एफ का मान है क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम पढ़ते हैं क्रियोस्कोपिक क्या है हमारा, कांस्टेंट। इसका मान रहता है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। और के बी का मान ये हमारा क्या है, ये हमारा किसका मान है, के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक हमारा के बी है। और ये हमारा मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, हमारा के एफ का मान है किसके लिए, जल के लिए। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका। कह रहा 34.2 ग्राम शर्करा यानी चीनी को 250 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का हिमांक अवनमन ज्ञात करें। तो हमारा 34.2 किलोग्राम क्या है, ग्राम क्या चीनी है। तो हमारा इसका अब हल करते हैं इसको। तो हमारा चीनी का सूत्र था C12H22O11। ये हमारा ए है, इसको क्या करें, किस में घोल रहे हैं, जल में, यानी H2O हमारा क्या है बी। तो हमारा यहाँ पर WA दे दिया 34.2 ग्राम और WB बराबर दे दिया हमारा 250 ग्राम। और हमारा MA इसका अनुभार होता है कितना, 342। तो हमारा 342 होता है। ये 32.2 कहाँ से लिख दिया, 34.2 है ना, 34.2।
तो हमारा जो क्या होता है चीनी का अणुभार होता है कितना 342 और हमारा के एफ तो हमारा क्या है हिमांक का अवनमन क्या रहा है तो के एफ का मान हमारा कितना था 1.86। अब हमारा डेल्टा टी एफ बराबर होता है कितना डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू डब्लू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्लू बी। तो के एफ का मान कितना है हमारा 1.86 गुणे डब्लू ए का मान कितना है 34.2 गुणे 1000 बटे हमारा 342 एम ए और डब्लू बी कितना हमारा 250। तो 25 चौका यानी 4 बार में जाएगा और 342 कटेगा तो हमारा 0.1 हो जाएगा। तो हमारा 4 एकन्ने 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 32 को 2 4 छक 24 को 4 4 और 32 2 34 को 4 4 एकन्ने 4 3 7 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा 0.744 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा कितने ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला जाए तो हिमांक में अवनमन इतना प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पर डब्लू ए बराबर कितने ग्राम डब्लू ए हमारा क्या कर रहा है पूछ रहा है और हमारा यूरिया है तो NH2CO NH2 का हमारा कितना हो जाएगा MA हमारा अणुभार कितना आ जाएगा MA हमारा कितना आ जाएगा यूरिया का 60 NH2CO CNH2 क्या हमारा NH2CO NH2 हमारा क्या होता है 60 होता है इसका अणुभार क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा और हमारा डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन दिया कितना 0.5। तो हम जानते हैं डेल्टा टी एफ बराबर होता है कितना डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ गुणे डब्लू ए गुणे 1000 बटे एम ए गुणे डब्लू बी। तो हमारा के एफ का मान कितना है 1.86 क्या लिख सकते हैं 0.5 और ये हमारा हो जाएगा 1.86 गुणे डब्लू ए पूछ रहा है गुणे 1000 बटे एम ए का मान कितना है 60 और डब्लू बी का मान कितना है 500 500 दूना 1000 और 2 तीसा हवा में 30 दूनी 60 और 30 पचे 150 यानी हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 15 बटे 1.86। तो हमारे यहाँ पर डब्लू ए बराबर हो जाएगा कितना 3 पचे 15 बटे हमारा 1.86। तो हमारा 1.86 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा यानी हो जाएगा 1500 बटे 186। अब इसको हल करेंगे तो हमारा 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा हो जाएगा 750 बटे 9 93 बराबर हो जाएगा 8.06 ग्राम। इसको भाग देंगे 9 8 72 तो इतना किलोग्राम इतना ग्राम आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा महत्वपूर्ण और संगुण धर्म वाष्पदाब में आप अच्छी का अवनमन पढ़ लिया, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ लिया, हिमांक में अवनमन पढ़ लिया। तो ये 3 चीज़ें हमें क्या कर ली कंप्लीट कर ली। तो इसके लिए हमारा जो स्थिरांक का मान था क्या था के बी था और इसके लिए हमारा स्थिरांक का मान क्या था के एफ था। के बी का मान यहाँ पर जल के लिए कितना था 0.52 था किसके लिए जल के लिए और यहाँ पर के एफ का मान क्या था जल के लिए 1.82 था। ये ध्यान रखिएगा। अब पढ़ेंगे परासरण दाब। अब आइए बढ़ते हैं परासरण दाब की तरफ। तो परासरण दाब देखिए क्या कह रहा है।
तो हम क्या करें, परासर दाब से पहले जान लेते हैं हमारा क्या एक ये झिल्ली है, इसे हम क्या कहते हैं SPM। एक झिल्ली लेते हैं हमारा क्या, जिसको कहते हैं क्या SPM। इस झिल्ली को हम कहेंगे क्या SPM। ये हमारा क्या एक झिल्ली है, एक पतली सी क्या झिल्ली है। झिल्ली की तरह बना लेते हैं, ये क्या इसमें ये झिल्ली है, यह कैसी झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है झिल्ली। इसी को हम कहते हैं SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मान लेते हैं एक तरफ क्या करते हैं हम तनु विलयन रख देते हैं, एक तरफ हम क्या करेंगे लो बना रहा तनु, एक तरफ क्या करते हैं हम तनु विलयन रख देते हैं, और एक तरफ हम क्या कहते हैं सांद्र विलयन। हमने एक तरफ तनु विलयन रख दिया, एक तरफ सांद्र विलयन रख दिया, तो ये क्या कहता है, जो अर्धपारगम झिल्ली से क्या होते हैं विलायक के कण, क्या होते हैं विलायक, जो विलायक हैं, विलायक के कण क्या होते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। मतलब हल्के विलयन से लेकर, हल्के विलयन से क्या होते हैं विलायक के कण गाढ़े विलयन की ओर जाते हैं। तो विलायक के कण क्या होते हैं हल्के विलयन से गाढ़े विलयन की तरफ क्या होते हैं जाते हैं, कैसे अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। तो इसको रोकने के लिए तो परासरण होता क्या है, जो मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ जो जा रहा है विलयन, इसको क्या करना, इस क्रिया को रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, इसको रोकने के लिए, रोकने के लिए क्या कहता है तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के कणों का जाने को क्या कहते हैं हम परासरण कहते हैं। मतलब इस परासरण कहते हैं, मतलब क्या तनु विलयन से क्या होगा अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ विलायक के कण जाने की क्रिया को क्या कहते हैं परासरण कहते हैं। और इस परासरण की क्रिया को रोकना क्या कहलाता है हमारा परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब। तो इस क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं वही दाब हमारा क्या कहलाता है परासरण दाब कहलाता है। तो आइए अब जानते हैं परासरण दाब होता क्या है। ये हमारा क्या है परासरण दाब को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, OSMOTIC, ऑस्मोटिक प्रेशर PRESSURE, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कह रहा वह दाब जो तनु से सांद्र जो परासरण की क्रिया जो परासरण यानी तनु से सांद्र को रोक सकता है। मतलब वह दाब जो परासरण की क्रिया को क्या करता है रोक सकता है, परासरण की क्रिया को रोक सकता है। वह दाब जो परासरण की क्रिया को रोक सकता है परासरण दाब कहलाता है, रोक सकता है परासरण दाब कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है परासरण दाब कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे किससे P से या कहीं कहीं क्या कहते हैं P से, इसे कहीं P से या पाई से, कहीं कहीं P या पाई से, दोनों से प्रदर्शित करते हैं। कहीं P से प्रदर्शित करते हैं तो कहीं पाई से। तो हमने क्या किया एक बॉक्स ले लिया और इसमें हमने क्या किया एक अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। तो यहाँ पर हमने क्या किया एक अर्धपारगम क्या किया झिल्ली लगा दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा अर्धपारगम झिल्ली है। एक तरफ हमारा क्या तनु विलयन है, एक तरफ हमारा क्या है तनु विलयन, इधर हमारा क्या है सांद्र विलयन। एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है।
तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या हो रहे हैं, क्या जा रहे हैं, विलायक के कड़े हमारा क्या यस पी यम, सेमी पर मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक पंप यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पंप लगा देते हैं। इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, हम दाब लगाते हैं। ये हमारा क्या पंप है, पंप है। इस पंप के द्वारा हम क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। वही जो दाब लगाते हैं वही हमारा क्या करता है, परासरण दाब कहलाता है। तो इसी क्रिया को क्या करना है, रोकना, परासरण दाब कहलाता है। तो एसपीएम का मतलब होता है, एसपीएम हमारा होता है सेमी परमिएबल PERMEABLE मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है, झिल्ली। क्या हो गया, ये हमारा हो गया अर्धपारगम्य झिल्ली। तो हमें उम्मीद है यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहां पर देखिए अंगूर भी क्या होता है, परासरण की क्रिया होता है। अंगूर में भी क्या होता है, परासरण की क्रिया होती है। ये भी क्या है, इसके जो ऊपर के क्या होते हैं, जो फोकला होता है, इसका जो ऊपर का कवर होता है, यह क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। तो हमने क्या किया, एक बीकर लिया, एक हमने क्या किया, बीकर लिया। इसमें हमने क्या किया, एक अंगूर को डाल दिया। किसको डालना है, अंगूर को। हमने क्या किया, एक अंगूर लिया, उसको डाल दिया, अंगूर। एक बीकर में हमने क्या किया, जल लिया और अंगूर को डाल दिया। तो अंगूर के अंदर क्या ऐसा है, सांद्र विलयन। अंगूर का अंदर क्या है, अंदर कैसा विलयन है, सांद्र विलयन। और हमारा ये क्या है, विलायक क्या है, जल है। इसमें विलायक कैसा है, जल। और ये हमारा क्या, तनु है। और हमारा क्या, तनु विलयन है। तो हमारा क्या है, विलायक के कण क्या होंगे, इसमें जा रहे हैं। विलायक के कण क्या हो रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। और हमारा जो ऊपर का, अंगूर के ऊपर का जो कवर है, वो क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है। पारगम्य झिल्ली एसपीएम की तरह क्या कर रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो यही क्रिया मतलब तनु विलयन से सांद्र विलयन की तरफ क्या होना, विलायक के कणों का जाना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। ये क्या कहते हैं, आस्मोसिस MOSIS। तो क्या कहता है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण का तनु विलयन से विलायक के कण का किधर, सांद्र विलयन की तरफ जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। जो सांद्र विलयन होती है उसकी क्या होती है, सांद्रता अधिक होती है। सांद्रता अधिक मतलब क्या होता है, सीधे जानिए क्या है, गाढ़ा और हल्का। जो गाढ़ा होगा वो क्या होगा, सांद्र होगा, और जो हल्का होगा वो क्या होता है, तनु होता है। तो इसके अंदर का जो है, जो भाग वो क्या होता है, गाढ़ा होगा। तो आइए बढ़ते हैं परासरण। अब इसका सूत्र होता है क्या, PV बराबर होता है NRT। PV बराबर होता है NRT। PV बराबर NRT होता है। तो परासरण का क्या है, हमारा सूत्र है। तो इसका हमारा क्या है, सूत्र PV बराबर NRT। यदि क्या हो, विलयन आदर्श हो, तब यदि विलयन आदर्श तभी यह सूत्र काम करेगा। यदि विलयन क्या हो, आदर्श हो, तभी यह क्या आता है, PV बराबर NRT काम करेगा। और फिर एक और सूत्र होता है P बराबर CRT। P बराबर होता है CRT। तो यानी N/V को क्या लिख सकते हैं, C।
जहाँ सी क्या होगा सांद्रता। तो हमारा P जानी जाए परासर दाब है, B हमारा क्या आयतन, किसमें लीटर में, और हमारा N क्या है मोल, W बटे M भार बटे अणुभार, T हमारा क्या है ताप, किसमें है केल्विन में, और हमारा R क्या है कांस्टेंट, इसका मान होता है 0.0821 ATM लीटर पर केल्विन पर मोल। तो इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पर C हमारा C क्या सांद्रता, इसकी मोलरता, मोलरता यानी हमारी क्या सांद्रता। तो हमारी सांद्रता हो गई। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं, क्या एक बॉक्स ले लेते हैं। इसमें हमने क्या किया, तनु विलयन, हमने क्या किया यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दिया। इसमें क्या किया हमने, एक अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये हमारा क्या एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली यानी SPM हमने क्या किया ले लिया। और यह हमने क्या लिया, इसमें चीनी का घोल ले लिया, चीनी का घोल। और इसके अंदर जो हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली ले रहे हैं, इसमें क्या ये हमारा तनु विलयन है। कैसा है, तनु विलयन। ये बीच में क्या हमारा ये तनु विलयन है। और ये हमारा क्या जो बाहर है, ये हमारे क्या सांद्र विलयन। तनु विलयन से क्या होते हैं, विलय के कर क्या होते हैं, सांद्र विलयन की तरफ आते हैं। तो हमारा चीनी क्या है, चीनी का घोल हमारा क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। ये कैसा है, सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन। तो हम लिख सकते हैं तनु विलयन से, हम इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सांद्र विलयन से, तनु विलयन से, सांद्र विलयन सॉरी, तनु विलयन से, तनु विलयन से विलायक के कण, तनु विलयन से विलायक के कण, तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, और अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है, प्रक्रिया को परासरण कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, परासरण कहा जाता है। तनु विलयन से विलायक के कण सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो आपके लिए एक शानदार सा होमवर्क है कि यदि डेल्टा TF में वह मोललता का मान 1 तो KF का मान कितना हो जाएगा। डेल्टा TF हुआ, मोललता का मान 1 हो तो KF का मान कितना होगा। इसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और एक और होमवर्क है, SPM से किसके कण आर पार जा सकते हैं, विलय के, विलायक के, या दोनों के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी हमें क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए। कमेंट में इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।
यदि आपने वीडियो को लास्ट देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही शानदार सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ शानदार, कुछ जानदार टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर।